बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। हमने देखना है कि हमारी जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसका फेशिया किस तरह का। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हुई है और उसके मोटे मोटे ऑर्गन्स पढ़ेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ है और किस पेन की वजह से हमारे पास पेशेंट आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखना है, हम थोड़ा सा एब्डोमेन का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्वाड्रेंट्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। ऑफ कोर्स हमने स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के तहत चलना है। तो हम उसके बाद ये देखेंगे कि जो हमारा एब्डोमिनल फेशिया है वो कहाँ एब्डोमेन में किस तरह से है और बाकी बॉडी के साथ उसने किस तरह से कम्युनिकेट किया हुआ है और उसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन इज बेसिकली द रीजन ऑफ ट्रंक बिटवीन थॉरेक्स एंड पेल्विस, यानी हमारे जो ट्रंक का रीजन है, ट्रंक का ऐसा रीजन है जो थॉरेक्स और पेल्विस के दरमियान में है। ठीक है, यानी थॉरेक्स की जो लोअर बाउंड्री होगी वो इसकी, यानी इंफीरियर बाउंड्री होगी जो थॉरेक्स की, वो एब्डोमेन की सुपीरियर बाउंड्री होगी, और जो पेल्विस की सुपीरियर बाउंड्री होगी वो एब्डोमेन की लोअर बाउंड्री होगी। ठीक है, तो anteriorly lies the thoracic cage while posteriorly lies the lumbar vertebrae। ठीक है, posteriorly हमारे पास lumbar vertebrae होते हैं, superiorly diaphragm होता है, and there is no demarcation between abdomen and pelvis। यानी कोई हमारे पास ऐसी लाइन या कुछ डायफ्राम होता है लेकिन वो मसल्स ही होते हैं, यानी कोई मेम्ब्रेनस लेयर टाइप का कोई चीज़ मौजूद नहीं होती जिससे हम डिमार्केट कर सकें कि ये वाला हिस्सा एब्डोमेन है और ये वाला हिस्सा पेल्विस है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्लेन्स एंड क्वाड्रेंट्स पे। हमने कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए जो है एब्डोमेन को मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, अब ये दो तरह से हो सकता है। एक डिवीजन होती है 4 क्वाड्रेंट्स में, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, इस तरह से। और एक ये है जो मैंने दिखाई हुई है, जो ये वाली है, इसमें हमने किया है कि 2 वर्टिकल लाइन्स और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स के थ्रू एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। उसमें क्या होता है कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, जो कि पास करी होती है अम्बिलिकस में से, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हम 4 क्वाड्रेंट्स में एब्डोमेन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये लाइंस हमने किस हिसाब से ड्रॉ की हैं, पहले इनको देखते हैं, इनके प्लेन्स देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि इनका रीजन्स का नाम क्या है और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से विजिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। जो वर्टिकल लाइंस हैं ये मिड क्लेविकुलर लाइन से शुरू होंगी। इनको हमने किस तरह से जॉइन करना है कि हमने मिड क्लेविकुलर लाइन लेनी है और हमने क्या लेना है, मिड इंग्वाइनल लाइन, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर देना है। मिड क्लेविकुलर लाइन एंड मिड इंग्वाइनल लाइन, और इन दोनों को आपस में जॉइन कर देना है, राइट और लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ये 2 वर्टिकल लाइंस बन गई। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस किस तरह से बनानी है, एक बनानी है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से और एक बनानी है ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन से। जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से बनानी है वो लाई करती है एट द लेवल ऑफ L1, जिसको हम सब कोस्टल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब कोस्टल लाइन कहते हैं, जो कि टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज पे है। किस पे है? टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जब इसकी, हमारे पास अगर मसलन पेशेंट आया तो हम उसको ऐसे तो नहीं देख सकते कि अच्छा ये इसका टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज है, तो मतलब हम उसके अंदर से तो नहीं देख रहे होंगे, हमने तो उसकी सरफेस से अंदाज़ा लगाना होगा कि कौन सी जगह क्या है और किस तरह से एक अंदाज़ा हम करेंगे कि क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम अंदाज़ा किस तरह से करते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का, कि 1 हैंड ब्रेथ अबव अम्बिलिकस हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होगा। ठीक है, 1 हैंड ब्रेथ अबव अम्बिलिकस क्या होगा, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। 1 हैंड ब्रेथ अबव अम्बिलिकस इज ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और हम इसका कोस्टल मार्जिन से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन पर। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन जो है हमारे पास बिटवीन ट्यूबरकल्स ऑफ इलियक क्रेस्ट होता है। ये कहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन हमें पता है पैल्पेबल होती है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि इलियक क्रेस्ट कहाँ है, और उसके बाद उन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, अब हमने एब्डोमेन को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो 1 वाला है ये क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। 1 क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। 2 कॉरेस्पॉन्ड करता है एपिगैस्ट्रियम से, 3rd इज़ द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। यानी ये वाली रोज़ और ये वाली रोज़ का नाम एक ही होगा, बस राइट लेफ्ट का डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद लंबर या फिर रीनल भी कहते हैं, इधर भी सेम लंबर या रीनल। इसके बाद ये हमारे पास अम्बिलिकस वाला हिस्सा है ना, तो इसका नाम क्या है, अम्बिलिकल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये इलियक फोसाज वाले रीजन है और ये हाइपोगैस्ट्रियम है। क्या है, हाइपोगैस्ट्रियम, या फिर इसको पेल्विक भी कहते हैं, मतलब इसको हम पेल्विक रीजन भी कहते हैं, पेल्विक क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम सुप्राप्यूबिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्राप्यूबिक भी कहते हैं। अब हम एक अंदाज़ा लेते हैं कि अगर हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में पेन होगा तो उसकी वजह क्या हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, यहाँ पे लिवर मौजूद है। ठीक है, तो अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेशेंट आता है
पेन के साथ प्रेजेंट करता है तो हो सकता है कि उसे क्या हो कि लिवर का पेन हो, ठीक है, क्या हो, लिवर का पेन हो। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद भी लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो एपिगैस्ट्रियम वाला रीजन है, यहाँ पे हमारे पास पेंक्रियाटाइटिस का जैसे आ रहा है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का भी ऊपर हार्ट है हमारे पास, ठीक है, तो इधर हमारे पास पेंक्रियाज का पेन फील हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास कौन सा रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, क्या है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन एब्सेस होगी, क्योंकि हमें पता है जो लिवर है और स्प्लीन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी हुई है, स्प्लीन। तो स्प्लीन का कोई भी मसला होगा तो वो यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास फिर एपिगैस्ट्रियम रीजन भी हमने देख लिया। लंबर में ऑफकोर्स किडनीज होंगी, और इसके बाद अम्बलाइकस में हमारे पास इंटेस्टिन्स पड़ी हुई हैं, क्या पड़ी हुई हैं, इंटेस्टिन्स पड़ी हुई हैं। और अर्ली अपेंडिसाइटिस होगा तो भी अम्बलाइकल रीजन में होगा। अर्ली अपेंडिसाइटिस होगा तो पेन कहाँ होगा, अम्बलाइकल रीजन में, ठीक है। और इसके बाद अगर सिर्फ मतलब अगर आपके पास सिनेरियो में लिखा हुआ आता है कि अर्ली अपेंडिसाइटिस है तो अम्बलाइकल में होगा, वरना ये वाला जो हमारे पास क्वाड्रेंट है जिसको हम कहते हैं राइट इलियक फोसा, ठीक है, तो उसमें अपेंडिसाइटिस का मसला आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, अपेंडिसाइटिस का मसला आ सकता है राइट इलियक फोसा में, ठीक है, और लेफ्ट इलियक फोसा में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि जो पेल्विक और सुप्रा प्यूबिक है, यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, क्योंकि फिर मेमोरी रहती है उससे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फेशिया ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। जो फेशिया ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहले स्किन होगी, हैज़ ग्रेट पावर ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। एब्डोमिन की जो स्किन है वो एक्सटेंसिवली स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है, और ये ज़ाहिर सी बात है अकोमोडेट करती है फीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओबेसिटी में भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारी स्किन रप्चर नहीं हो जाती अगर कोई ओबीस भी है तो। हाँ, हर्नियाज़ का खतरा होता है, लेकिन फिर भी स्किन रप्चर नहीं होती, इन मतलब अगर हम एक नॉर्मल केसेस में देखें, ठीक है। इसके बाद एसआईटीज़ है, जिसको हम कहते हैं कि एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियम, ठीक है, या फिर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी। और ट्यूमर्स में हम ये देख सकते हैं कि स्किन एक्सटेंसिवली स्ट्रेचेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो हमारे पास स्ट्रेक्टमास भी बन सकते हैं, जो कि वाइट स्ट्रीक्स के तौर पर अपेयर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया below the level of umbilicus is divided into outer fatty layer and inner membranous layer. Outer fatty layer known as campus fascia and inner membranous layer known as scarpus fascia. Campus fascia and outer campus fascia which is fatty and inner scarpus fascia which is membranous, ठीक है। अब ये हमारे पास जो फेशिया है आउटर फैटी वाला, ये कॉन्टिन्यूस है विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास जो बॉडी है उसकी सुपरफिशियल फेशिया के साथ कॉन्टिन्यूस होता है, और पेनिस में डिवाइड ऑफ फैट है, एंड इन स्क्रोटम इट इज़ रिप्लेस्ड बाय डार्टस मसल, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय डार्टस मसल इन स्क्रोटम, वाइल इन पेनिस इट इज़ डिवाइड ऑफ फैट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इसकी किस तरह से ये बाकी बॉडी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, एब्डोमेन के अलावा। इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेनस लेयर है, ये स्कार्पस फेशिया एंड कॉन्टिन्यूस विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेरिनियम नोन एज कोलिस फेशिया, यानी ये पेरिनियम में जाएगा तो कोलिस फेशिया बना देगा। इसके अलावा अगर ये थाई में जाता है तो क्या बना देता है, हमने पढ़ा था कि एक स्लीव होता है फेशिया का जिसने थाई को इनक्लोज किया हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको हम, फेशिया लाटा, ठीक है, क्या कहते हैं, फेशिया लाटा, ठीक है। और ये जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो रहा है ना, ये इनर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ फेशिया और ये कोलिस फेशिया, ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है, यानी एक पाउच बना रहा है, एक ऐसा पाउच बना रहा है जिससे चीज़ निकल नहीं सकती, ठीक है। मतलब पाउच का ये मतलब है ना कि वो ऊपर से फ्यूज़ हुआ है तो वहाँ से कोई चीज़ लीक आउट तो नहीं हो सकती। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा रप्चर हो गया है तो ये वाला जो यूरिन है जो रप्चर यूरेथ्रा में से निकल रहा होगा वो थाई की तरफ ट्रैवल नहीं कर सकता। इसकी अटैचमेंट कुछ इस तरह की है कि ये पाउच बना रहा है और ये उस स्पेस में तो जा सकता है लेकिन थाई में ट्रैवल नहीं कर सकता। क्या क्या है इसमें, क्यूटेनियस वेजल्स हैं, क्यूटेनियस नर्व्स हैं, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हैं, ये सब हम अभी पढ़ने हैं। फिर हमारे पास डीप इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया है, यानी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया का ये मतलब है कि जो मसल्स पड़े हुए हैं उन पर सीधा सीधा फेशिया नहीं पड़ा हुआ बल्कि इन्वेस्ट हुआ हुआ है इन्वेस्ट हुआ हुआ है, बस इतना याद रखें कि सीधी सीधी मेम्ब्रेन्स नहीं पड़ी हुई, इन्वेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसके बाद फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है एंड पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। इसके बाद हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं, स्नेल से ली हुई है। कैंपस फेशिया है फैटी लेयर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया की ऑफ कोर्स दोनों लेयर्स हैं, तो कैंपस फेशिया है और मेम्ब्रेनस फेशिया है, फैटी एंड स्कार्पस फेशिया। इसके बाद ये हमारे पास लाइन ऑफ फ्यूजन है इनकी, ठीक है। ये लाइन ऑफ फ्यूजन बन रही है ना, आपने देखा कि यहाँ पे लाइन ऑफ फ्यूजन बन रही है। जब ये लाइन ऑफ फ्यूजन बन रही है इसकी पेरिनियम के साथ तो ये थाई में नहीं जा सकता,
ठीक है। इस स्पेस में तो कलेक्ट हो सकता है लेकिन थाई में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे इसकी पेरिनियम के साथ लाइन ऑफ फ्यूजन है, यानी कोलेस फेशिया के साथ ये अगर अटैच हुआ हुआ है तो क्या है कि ये थाई में नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी यही थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब इसकी लेयर्स को हम गौर से देख लेते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास स्किन है, ठीक है, फिर सुपरफिशियल फेशिया की फैटी लेयर, फिर ये मसल्स के साथ सारी इन्वेस्टिंग लेयर, उसके बाद हमारे पास आ गया ये ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट या फिर फेशिया, और उसके बाद पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। तो हमने कहा कि स्किन है पहले, फिर सुपरफिशियल आउटर फैटी लेयर है, नॉन मेम्ब्रेनस लेयर है, डीप इन्वेस्टिंग फेशिया है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, एंड देन कम्स द पेराइटल पेरिटोनियम। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. I hope